नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट साइंस के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग साइंस के 36 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन पेपर जो सीटेट साइंस के हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। और ये 2023 के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं पेपर के। तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें इस क्लास के। और आपको बताना चाहूँगा, प्रीवियस जो पेपर्स 2023 के मैंने साइंस के सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या कहलाता है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सहजीवी संबंध, परजीवी संबंध, परपोषी संबंध, कीटाहारी संबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहजीवी संबंध। राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है और इस जीवाणु का पौधों के साथ संबंध सहजीवी कहलाता है। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है जो दलहनी फसलें होती हैं। यह दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों पर पाए जाते हैं। जब दो जीव एक दूसरे के लिए परस्पर लाभकारी होते हैं तो इसे सहजीवी कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, सहजीवी संबंध इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 62 है। प्राणी जहाँ रहते हैं वहाँ जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। स्तंभ फर्स्ट में प्राणियों की सूची एवं स्तंभ सेकेंड में प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी गई है। तो फर्स्ट स्तंभ का सेकेंड स्तंभ के साथ आपको मिलान करना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों, लंबे गोलाकार और नुकीले पंजे से इसका मिलान होगा। और ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है लाल आंख का मेढक। इसका जो मिलान होगा दोस्तों, पाद पर चिपकती हुई गद्दी, थर्ड से मिलान होगा। लॉयन शेर का जो मिलान होगा संवेदनशील श्रवण। और हाथी का जो मिलान हो जाएगा रूपांतरित दांत। तो इस क्वेश्चन के सही विकल्प की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा, हृदय, धमनियाँ, शरीर सिराएं, हृदय, फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस। दूसरा ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है फुफ्फुस, फुफ्फुस, धमनी, हृदय, धमनियाँ, शरीर सिराएं, हृदय, फुफ्फुस, धमनी और फुफ्फुस। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों फुफ्फुस, फुफ्फुस, धमनी, हृदय, सिराएं, शरीर, धमनियाँ, हृदय, फुफ्फुस, सिरा और फुफ्फुस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है फुफ्फुस, फुफ्फुस, सिरा, हृदय, शिराएं, शरीर, धमनियाँ, हृदय और फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस। तो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 67 है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। मानव शरीर के उत्सर्जन प्रकार से डायलिसिस की का प्रक्रम जुड़ा हुआ है। मानव शरीर के आंतरिक प्रोटीन के अपचय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित अंगों द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। डायलिसिस अर्धपारगम्य झिल्ली में विलेय और द्रव के अति निस्पंदन के विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानवों में ध्वनि कंपन में कंपन ए पैदा करता है, ए कंपन को बी में भेजता है, वहां से संकेत सी पर जाता है, ए बी सी क्रमशः है। तो 68 का आंसर आपको बताना है। पहला है कर्णपटह अंतरकर्ण वाक्तंतु, कर्णपटह अंतरकर्ण मस्तिष्क, अंतरकर्ण कर्णपटह कंठ। तो अंतरकर्ण कर्णपटह वाक्तंतु। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णपटह अंतरकर्ण मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है,
तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है, पहला स्तंभ में पोषक तत्व है, दूसरे स्तंभ में अभाव यानी कि विकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर आप लोग मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ फर्स्ट के पोषक तत्वों को स्तंभ सेकेंड के हीनताजन्य विकारों से सही सुमेलित कर रहा है। तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए। ऑप्शन ए है लोहा आयरन, तो लोहा आयरन अल्प रक्तता एनीमिया से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन 4 से विटामिन B1 का जो मिलान होगा वेरी बेरी हो जाता है। और ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। और ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से घेंघा। तो यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। तो पहला ऑप्शन है रेशम कीट पालन और वनवर्धन। ऑप्शन बी है रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा। रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि रेशा उत्पादन से जुड़ा है और शहतूत रेशम कीट सामान्य रेशम कीट है जिसका उपयोग रेशम उत्पादन के लिए किया जाता है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, यह मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिली जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट लगे, अंतःस्रवण दर क्या होगी। तो 71 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 मिली यहाँ पर प्रति मिनट इसका सही जवाब बनेगा। तो नमूने में जल की मात्रा कितनी दी गई है, 400 मिली दी गई है और अंतःस्रवण का समय कितना है, 20 मिनट का दिया गया है दोस्तों। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो अंतःस्रवण की दर बराबर होता है जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण का समय, अंतःस्रवण का समय। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर लीजिए, 400 बटे 20 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 मिली प्रति मिनट आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन तथा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो भोजन का पाचन, दूध का खट्टा होना, फलों का सड़ना और लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, अभिकथन ये दिया गया है, सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है। आर है सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। तो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये असत्य है किंतु आर सत्य ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो 74 का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। सी दिया गया है, निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। और डी ऑप्शन है, अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है। ए को जल में घोलने पर बी बनता है, बी सी लिटमस को डी कर देता है, ए बी सी डी क्रमशः है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल और नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 76 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, लौटनी, सर्पण और स्टैटिक सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 78 है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं और उनके मध्य दूरी 30 सेमी है, उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट, अनंत, अनंत इसका सही जवाब बनेगा। दो समांतर दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे होने पर उनके मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और समतल दर्पण एक परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणों के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है। तो 79 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, तापदीप्ति बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और LED इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 81 है, कथन ए दिया गया है, चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं। अब कथन बी है, यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो 81 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, वायुदाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया। पहला ऑप्शन है, हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। सेकेंड है, वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है। थर्ड है, गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे ही हम गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान का वायुदाब बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी और ए, सी और डी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत दिया गया है। तो विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत ऑप्शन का आपको चयन करना है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, ऑप्शन बी सही जवाब है। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत कथन है। विज्ञान अनुभव से प्राप्त होने वाले प्रमाणों के आधार पर भौतिक संसार का वर्णन करने और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। विज्ञान में केवल तार्किक निगमनात्मक निष्कर्ष ही नहीं बल्कि विशेषज्ञों के निर्णय भी शामिल रहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है। नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यह ज्ञान का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्यपत्रों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है, कथन ए, सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं। कथन बी है, सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 87 का आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या लाभ नहीं है। तो 88 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के उत्तरों की संख्या में वृद्धि होना, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना, उपयुक्त प्रश्नों में वृद्धि होना और विद्यार्थियों की अनुक्रिया की लंबाई में वृद्धि होना। तो 88 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यक्त रखने के कार्यों को निम्नलिखित में से कौन सही व्याख्या नहीं करता है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो 89 का यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, खुली जांच, ओपन टेस्टिंग सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, कथन ए है, यह शिक्षण अधिगम एक निरंतर प्रक्रम है। कथन बी है, यह ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थियों ने कितनी अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अब क्वेश्चन और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में ए और बी दोनों सही जवाब इस क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का युग्म है। पहला ऑप्शन है गेहूं सरसों, ऑप्शन बी है सरसों धान, ऑप्शन सी है धान मक्का, ऑप्शन डी है मक्का मटर। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है।
तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, धान मक्का राइट आंसर होगा। खरीफ फसल की हम बात करें तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। और इसके अंतर्गत जो फसलें खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं वो हैं धान, चावल, सोयाबीन, बाजरा, मक्का। ये सभी जो फसलें हैं खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला है सभी प्रोटोजोआ एक कोशिकी होते हैं, सभी बैक्टीरिया एक कोशिकी होते हैं, सभी मानव एक कोशिकी होते हैं। ऊपर लिखित कौन से कथन सही हैं? तो 62 का यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 64 है, माफ़ कीजिएगा 64 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, पहला और दूसरा विकल्प सही जवाब बनेगा। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी एक कोशिकी होते हैं। रचना और क्रिया की दृष्टि से ये अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं। कई प्रोटोजोआ हैं जो जानवरों मनुष्यों में विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा नींद की बीमारी। तो बैक्टीरिया एक कोशिका वाले जीवाणु होते हैं जिनमें केंद्रीय स्पर्श नहीं होता, जबकि कवक हरित लवक रहित संकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा हैं, ये विविध पोषी होते हैं। सभी मनुष्य बहुकोषी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी है आधा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 72 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आवर्तकाल, दोलन करता हुआ लोलक अपने आरंभिक बिंदु पर जितने समय बाद पुनः वापस आ जाता है इसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल लोलक की लंबाई गुरुत्वजनित त्वरण पर निर्भर करती है। तो आवर्तकाल लंबाई चौगुना करने पर अपने आरंभिक मान का दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि अंडे में एक वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हो, शुक्राणु में एक एक्स गुणसूत्र हो, अंडे में वाई गुणसूत्र हो। तो यहाँ पर 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। हमारी मांसपेशियों में अनाक्षिक श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? पहला है जल, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो 74 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्षिक श्वसन कहलाता है और इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जंतुओं यानी कि मानव में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बनता है एवं बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मनुष्यों या उच्च श्रेणी के जीवों की मांसपेशियों के थकने की अवस्था में यह श्वसन होता है और जिन जीवधारियों में यह श्वसन होता है उसे एनएरोब्स कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एनएरोब्स कहते हैं, रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है। जंग लगने से लोहे की एक कील के भार पर क्या असर होता है? इट इंक्रीज होगा या इट डिस्क्रीज होगा या इट रिमेन्स द सेम, इट मेन इंक्रीज या डिस्क्रीज डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो परिस्थितियों के आधार पर बढ़ता या घट सकता है। तो यहाँ पर 75 का जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इट इंक्रीज, वह बढ़ता जाता है। लोहे पर जंग उस समय लगता है जब नमी आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। जंग लगने से लोहे की कील का भार बढ़ जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की कील की सतह पर लौह ऑक्साइड की परत बनती है। जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहा वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ जाता है जो लोहे के भार को बढ़ाता है और यह भारी हो जाता है। तो 4Fe प्लस 3O2 इजकल टू 2Fe2O3 यहाँ पर, और जंग लगना एक रेडॉक्स अपक्रिया है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76।
एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? तो 76 का यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से जीवों का वह युग्म पहचानिए जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है हाइड्रा कॉकरोच, ईस्ट अमीबा पैरामीशियम और हाइड्रा ईस्ट। तो 77 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा पैरामीशियम, इसका सही जवाब बनेगा। अमीबा पैरामीशियम द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। द्विविखंडन क्या होता है? द्विविखंडन में जनक जीव विखंडित अथवा विभाजित होकर दो नए जीवों को उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम लैसमेनिया जैसे जीव इस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। और इस प्रकार का एक जनक अमीबा विभाजित होकर दो नई संतति उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, किसी पिन छिद्र कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है? तो यहाँ पर 79 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चंस की जो क्लास है नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।